નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું પીનલ આપનું સ્વાગત કરું છું મારા ખાસ કાર્યક્રમ ઊંચી ઉડાન બનશે આસાનમાં। તો આ કાર્યક્રમમાં આપને જણાવતા હોઈએ છીએ કે જો આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા આપને ભણવા માટે કે પછી અન્ય કોઈ કામથી જવું હોય તો આપ કઈ રીતે જઈ શકો છો તેના વિશેની એડવાઇસ એટલે કે ઇમિગ્રેશન એડવાઇસ આપને આપવામાં આવે છે। આજે આ કાર્યક્રમમાં આપને ખાસ કરીને જણાવીશું કે યુકે સ્ટુડન્ટ વિઝા આપને કઈ રીતે મળી શકે છે। ઘણા બધા એવા સ્ટુડન્ટ્સ છે કે જે લોકો ભણવા માટે બહાર જવા માંગતા હોય છે, ફોરેન જવા માંગતા હોય છે, એમાં પણ સૌથી વધારે યુકેની પસંદગી કરવામાં આવતી હોય છે। તો જો આપને પણ એઝ અ સ્ટુડન્ટ વિઝા મેળવવા હોય યુકેના તો આપ કેવી રીતે મેળવી શકો છો અને તેની સાથે જ એની માટે કેવા પ્રકારની જાણકારી હોવી ખૂબ જ જરૂરી છે, કઈ એક્ઝામિનેશન્સ પાસ કરવા ક્લિયર કરવી જરૂરી છે, આ બધી જ ઇન્ફોર્મેશન આપને આપવાનો પ્રયાસ કરીશું ને જેની માટે મારી સાથે અહીંયા જોડાઈ ગયા છે इमिग्रेशन एक्सपर्ट वैशाली सिंह जी। वैशाली जी, आपका स्वागत है, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। नमस्कार सभी दर्शकों को और गुजरात न्यूज़ को। तो जैसे कि सारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें हम बताते हैं कि जो वैशाली जी हैं वो उनको इस फील्ड में 9 साल का एक्सपीरियंस है, 1000+ लोगों को यानी 1000 से भी ज़्यादा लोगों को वो सक्सेसफुली फॉरेन भेज चुकी हैं, फिर वो चाहे एजुकेशन की बात हो या काम के लिए हो या फिर पीआर के लिए हो। ऐसे सारे उनके क्लाइंट सक्सेसफुली 1000+ सक्सेसफुली क्लाइंट्स आज फॉरेन्स में हैं और आज हम बात कर रहे हैं यूके स्टूडेंट वीज़ा की। तो वैशाली जी, सबसे पहले अगर हम बात आज यूके की कर रहे हैं तो ऐसा देखा जाता है कि स्टूडेंट्स मोस्टली पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए यूके कंट्री को पसंद करते हैं, वहाँ ज़्यादा पसंद करते हैं, वो यूके से ज़्यादा अट्रैक्ट हैं इंडियंस। तो इसकी खास क्या वजह है? जी, अगर हम स्टडी वीज़ा के लिए बात करें, स्टडी अब्रॉड की स्पेसिफिकली बात करें तो बहुत सब मेनली 2-3 कंट्रीज हैं जिनको स्टूडेंट बहुत प्रेफर करते हैं, जैसे कि यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जिसमें से एक यूके भी रहता है, हमेशा से रहता आया है, क्योंकि यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, राइट। तो क्योंकि हमेशा से हमारे यूके के साथ काफ़ी टाइम से एक्सपोजर रहा है हमारा और कैंडिडेट्स बहुत अट्रैक्ट होते हैं यूके की साइड। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि वहाँ का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है यूके में वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा अच्छा है। यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्मेट है मेनली, लाइक अगर कैंडिडेट को वहाँ पे पढ़ने जाना हो तो यूनिवर्सिटीज़ में उसको एडमिशन मिलता है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो है ही। साथ में यूके इज़ द ओनली कंट्री जो 1 साल की मास्टर्स ऑफ़र करता है और साथ के साथ 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट भी ऑफ़र करता है। सो यूके इज़ द ओनली कंट्री जिसमें कोई भी कैंडिडेट 1 साल पढ़ाई करके 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट ले सकता है। सो ये एक मेन अट्रैक्टिंग पॉइंट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो है ही, फिर साथ के साथ आप स्पाउस को भी लेके जा सकते हो। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ है वहाँ पे, जैसे इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें वो बहुत अच्छे हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स हैं काफ़ी। सो एक लिविंग स्टाइल की वजह से भी हमारे कैंडिडेट्स अट्रैक्ट होते हैं। उसके बिना जैसे कि हेल्थ फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं, जैसे यहाँ से कैंडिडेट जाता है तो उसको एक सरचार्ज पे करना होता है, जो पे करने से उसको वहाँ के सिटीजन के तरह ही सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलती हैं। सो कॉमनली जनरली दीज आर द पॉइंट्स जिसकी वजह से हमारे स्टूडेंट्स मोस्टली ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं यूके की साइड। यस जी, तो ये काफ़ी सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कभी जो भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको अगर एजुकेशन के लिए बाहर जाना हो तो वो मोस्टली यूके को पसंद करते हैं। अभी यूके के बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे वैशाली जी कि जैसा आपने बताया वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ की आपने बात की और इसके साथ आपने ये भी बताया कि काफ़ी सारे ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ को मिलके यूके बना हुआ है और किस कंट्री में, उसमें से भी किस कंट्री में ज़्यादा स्टूडेंट्स जाना पसंद करके उसके बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे। जी, जैसे कि यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, मतलब ये 4 रीजन्स को मिलके बना हुआ एक किंगडम है, जिसमें से इंग्लैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है। सो ये 4 रीजन्स को मिलके यूके बना हुआ है। यूके सिर्फ इंग्लैंड नहीं है, उसके बिना भी ये सब रीजन्स हैं। और अगर हम लाइक ज़्यादा कैंडिडेट्स कहाँ पे जाना चाहते हैं, जैसे कि मैं स्टूडेंट्स को मिलती हैं, ज़्यादातर लोग लंदन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। सो आउटर लंदन में भी कैंडिडेट्स जाना चाहते हैं, पर ज़्यादातर कैंडिडेट्स लंदन को ही अपना फर्स्ट प्रेफरेंस मांगते हैं, क्योंकि वैसे तो घूमने के लिए पूरा यूके में काफ़ी सब जगह पे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। वैसे लंदन में मोस्टली टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट स्कॉटलैंड में भी लोग अपना आइटनरी जो भी घूमने जाते हैं आइटनरी प्रेफर करते हैं। सो पूरा यूके ही बहुत ब्यूटीफुल है और इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है।
और लाइक अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने आपको बताया था क्वालिटी, हम स्टूडेंट वीज़ा की बात कर रहे हैं तो बेसिकली जो कंट्री का स्ट्रक्चर है वो तो अट्रैक्ट करता ही करता है, बट मेन पॉइंट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और स्पाउस को साथ में लेके जाना होता है। उसकी वजह से लाइक और ये 4 कंट्रीज, 4 रीजन्स को मिलके जो यूके बना हुआ है, उसकी जो फैसिलिटीज़ हैं ये सब कैंडिडेट को अट्रैक्ट करती हैं। यूके के बारे में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें सो रीजन्स जो हैं ये 4 हैं। उसके बिना लाइक यूके का जो नेचुरल सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है, इन्वायरमेंट सिस्टम है, वो बहुत बेस्ट है। और वर्ल्ड की बेस्ट सिटीज़ वहाँ पे, वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ जैसे लंदन है वो उधर यूके में सिचुएटेड है। और यूके बहुत सारे नए प्रोग्राम्स भी लेके आ रहा है इंडियंस के लिए, जैसे मोबिलिटी स्कीम में इंडियन नेशनैलिटी नहीं अप्लाई कर सकता है, फिर भी यूके ने नया बैलेट सिस्टम इंडियन यूथ के लिए स्टार्ट किया है। सो बेसिकली अभी यूके बहुत वेलकमिंग हो रहा है इंडियन कैंडिडेट्स के लिए। जैसे पहले पीआर के चांसेस उतनी नहीं थे, अभी पोस्ट स्टडी सेटलमेंट के चांसेस भी यूके लेके आया है। यस जी, तो वहाँ के एजुकेशन के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे वैशाली जी, कि क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा ज़्यादा लोग लेते हैं, वहाँ पे पढ़ने के लिए ज़्यादा जाते हैं, तो कंपैरेटिवली वहाँ मतलब बाकी अन्य दूसरी कंट्रीज़ और इंडिया के कंट्रीज से वहाँ का जो एजुकेशन है वो कैसा है? जी, दूसरी कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, जैसे बड़ी कंट्रीज़ की ही हम बात करते हैं, उनके मुकाबले में यूके का जो स्टडी स्ट्रक्चर है बहुत अच्छा है। यूके में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ यूके में हैं, ठीक है। यूके में एक रशियल ग्रुप है, जो कि ग्रुप है जो बहुत सारी रिसर्च करके एक लिस्ट बनाई हुई है वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ की, जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पढ़ाई करवाती हैं। सो रशियल ग्रुप इज़ देयर, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो है ही। अगर हम बाकी कंट्री के कंपेयर में बात करें तो यूके का बहुत अच्छा सिस्टम है, जिसकी वजह से जो पढ़ाई करने आए उसकी कैंडिडेट की क्वालिटी को भी वो लोग अच्छे से लाइक उसको रिसर्च करते हैं, और स्टडी की क्वालिटी को भी अच्छे से रिसर्च करते हैं। जैसे कोई कैंडिडेट को फ़ॉरेन आना होता है तो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ जो वीज़ा देती हैं उनका पूरा ट्रैक वहाँ की एम्बेसी के पास होता है। जैसे जो इंटरव्यूज़ यूनिवर्सिटीज़ लेती हैं उसका रिकॉर्डिंग भी होम ऑफिस में जाता है, और यूनिवर्सिटी को अपना स्पॉन्सर लाइसेंस जो है उसको एक्टिव रखने के लिए भी जो उनके यूनिवर्सिटीज़ का सक्सेस रेशो है उस पे डिपेंड करता है। सो अगर उनका सक्सेस रेशो ख़राब होता है तो उनका लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है। सो इस तरह से उनका जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छे तरह से मेंटेन्ड है। दैट्स वाई यूके का स्टडी सिस्टम जो है वो बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, यूके इज़ द ओनली कंट्री जो 1 साल का मास्टर्स देती है। वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी में 1 ही साल का मास्टर्स है, उसी में आपका पूरा हो जाएगा मास्टर्स। तो इसकी वजह से भी हमारे इंडियन कैंडिडेट्स काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं, और बाकियों के मुकाबले में अगर हम कंपेयर करें, सो दिस इज़ द प्लस पॉइंट। अपार्ट फ्रॉम दैट बैचलर 3 या 4 साल का होता है। बेसिकली अगर हम स्टडी स्ट्रक्चर की बात करें तो यूजी और पीजी 2 कोर्सेज होते हैं। यूजी में बैचलर आता है, बैचलर 3 या 4 साल का होता है, और जो मास्टर्स होता है वो 1 साल का होता है मोस्टली, मतलब ये यूके का फॉर्मेट है। सो ये स्टडी सिस्टम है, और बाकियों के कंपैरिजन में वैसे तो सबके ऐसे हम बोल नहीं सकते कि एक ही कंट्री बेस्ट है, फैक्टर ऑफ सिलेक्शन में डिपेंड करता है। सो अगर जो मैं फैक्टर ऑफ सिलेक्शन आपको बता रही हूँ अगर वो आपके फैक्टर ऑफ सिलेक्शन है तो यूके आपके लिए निश्चिंत ही एक बेस्ट ऑप्शन है। यस जी, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो यूके वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। अब अगर बात हम यूके वीज़ा की कर रहे हैं तो जानना चाहेंगे कि यूके का वीज़ा अगर किसी भी स्टूडेंट को अप्लाई करना है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहते हैं, कैसे उसे प्रिपरेशन करनी रहती है? जी, पहले तो मैं बताऊंगी कि जैसे यूके स्टूडेंट वीज़ा की बात करने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ, स्टूडेंट जो है मिनिमम जो एज क्राइटेरिया है कैंडिडेट का 16 to 16 ईयर्स है। वैसे यूके स्टूडेंट वीज़ा को हम लोग टियर 4 वीज़ा कहते हैं, टियर कैटेगरीज होती हैं वहाँ पे वीज़ा की। सो आपको पहले तो डेस्टिनेशन अगर आपका सिलेक्ट हो गया है कि आपको यूके ही जाना है, उसके बाद जैसे अगर बच्चा आपका 12th पास आउट है, 12th या तो उसने मिनिमम 12th किया होना चाहिए कैंडिडेट ने, या तो उसने 12th किया होगा या बैचलर किया होगा। अगर आपका बच्चा 12th के बाद ही है या फिर बैचलर के बाद भी ये इम्प्लीमेंट होता है, आप उसका पहले पूरा एक आपको सेट होना चाहिए बच्चे के माइंड में। उसका करियर काउंसलिंग सबसे पहले ज़रूरी है। करियर काउंसलिंग में उसको आगे करना क्या है, वो जो कोर्स कौन सा कोर्स उसके लिए ज़्यादा अच्छा है,
कोर्स के रिलेटेड काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो वो कोर्स करने वाला है उसका यूके में फ्यूचर क्या है। बेसिकली स्टडी के बाद अगर आपको वहीं पे सेटल होना है तो आपको ये सब चीज़ें पहले से ही सोच लेनी है, राइट। सो यूके में आपका पोस्ट स्टडी सेटलमेंट्स के चांसेस कितने हैं, कितना उसका एवरेज वेजेस रहने वाले हैं, सो ये सब भी हमें डिसाइड कर लेना चाहिए। यूके स्टूडेंट वीज़ा से पहले करने वाली ये सब चीज़ें हैं, लाइक डिसाइड करने से पहले तो करियर काउंसलिंग तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ही, ठीक है, क्योंकि उसी से ही आपका पूरा जो भी आपका टारगेट है वो सॉल्व होने वाला है। और जैसे कि मैंने आपको बोला, आपको वेजेस देखनी है और आपका ये ऑक्यूपेशन के कितने चांसेस हैं आपको जॉब वगैरह मिलने के। उसके साथ साथ आपको ऐसे नहीं है कि जो जिसमें ब्राइट चांसेस हो आपको वही सिलेक्ट करना इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इंटरेस्ट। पहले तो आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए ना, पहले तो आपको इंटरेस्ट के हिसाब से बेस्ट सूटेबल कोर्स आपको सर्च करना है। सो ये फैक्टर्स होते हैं जो हमें कंसिडर करने होते हैं बिफोर अप्लाइंग फॉर यूके स्टूडेंट वीज़ा या एनी स्टूडेंट वीज़ा। वैसे से यहाँ पे कहीं ना कहीं जो काउंसलर है उनकी जो जवाबदारी थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि वो जानना कि उन्हें किस में इंटरेस्ट है, बात जब स्टूडेंट वीज़ा की है और उनकी स्टडी के उनके इंटरेस्ट के हिसाब से वहाँ पर कितनी अपॉर्चुनिटी है, ये कहीं ना कहीं ज़्यादा मैटर करता है कि जो काउंसलर है वो कितना एडवाइस करते हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि इमिग्रेशन कंसल्टेंट राइट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो राइट काउंसलर होगा वही आपका प्रॉपर काउंसलिंग कर पाएगा एज़ पर योर प्रोफाइल। सबसे पहला स्टेप कोई भी आपको वीज़ा करवाना हो, एज़ पर योर प्रोफाइल आपको असेसमेंट करवा लेना है। सो अगर आपका यूके फिक्स हो गया तो आपको यूके का पूरा असेसमेंट करवाना है। आपको फिर ज्योग्राफिकल नॉलेज भी होना चाहिए, आपका कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा एज़ पर योर इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट के बिना करके कोई भी कोर्स बेस्ट नहीं होता है, ठीक है। एज़ पर योर इंटरेस्ट कौन सा बेस्ट कोर्स है, फिर उसके क्या चांसेस हैं आगे, आपका पूरा करियर का पिक्चर एक आपको क्लियर होना चाहिए, उसके हिसाब से फिर आगे आप प्रोसीड करिए। सो बात करते हैं यूके स्टूडेंट वीज़ा की, एग्जैक्टली कि वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज का तो मैंने बता दिया, 16 ईयर्स एज मिनिमम होनी चाहिए और आपका मिनिमम 12th कंप्लीट होना चाहिए, मोस्टली क्योंकि लोग बैचलर या मास्टर्स के लिए ही जाते हैं टीयर 4 में। उसके बाद फिर आपका जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का बेसिकली वीज़ा के लिए अगर हम बात करें, एक तो एज का क्राइटेरिया है, दूसरा कि आपका किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना चाहिए टायर 4 रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में, यानी स्टूडेंट वीज़ा के लिए जो एलिजिबल यूनिवर्सिटी है उसमें आपका एडमिशन होना चाहिए, एक्टिव एडमिशन। सो जो क्राइटेरियाज होते हैं वो यूनिवर्सिटी के होते हैं, जैसे मार्क्स के क्राइटेरियाज, कितने मार्क्स आपके होने चाहिए बैचलर के लिए, मास्टर्स के लिए, ठीक है, और आपका IELTS का या फिर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में कितना स्कोर होना चाहिए। अगर हम टेस्ट की बात करें, IELTS के बिना PTE और TOEFL वगैरह भी आप दे सकते हो यूके में, वो सब भी चलता है। और UKVI, यूके वीज़ा एंड इमिग्रेशन का एक अलग से टेस्ट आता है, वो भी चलता है। तो ये सब टेस्ट आप दे सकते हैं। अब अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, ठीक है। मेनली अगर ऑन एन एवरेज हम बात करें, मोस्टली 55 अप कैंडिडेट्स को ज़्यादा प्रेफर करती हैं यूनिवर्सिटीज़। सो अगर 50% आपके मार्क्स हैं, थोड़े कम भी हैं, तो भी कुछ ऑप्शंस आपको मिल सकती हैं। बट मेनली आप ध्यान में रखिएगा, जो कैंडिडेट्स अभी पढ़ रहे हैं और आगे जाना चाहते हैं यूके में, सो मार्क्स भी यूनिवर्सिटीज़ देखती हैं, उसके बिना फिर आपको IELTS करना रहता है। पहला स्टेप हो गया करियर काउंसलिंग, दूसरा स्टेप हो गया कि हमें एलिजिबिलिटी के हिसाब से कोर्स देखना है। सो आपने अभी पढ़ाई करी, उसके बाद आपको ये देख लेना है, ठीक है, कि आपका कोर्स कौन सा रहेगा। एक प्रोफाइल असेसमेंट के बाद एडमिशन असेसमेंट करवाना है। एडमिशन असेसमेंट में आपको जो आपका काउंसलर होगा कोर्स ऑप्शंस देगा, और उसके साथ साथ आप जैसे अपना IELTS कर सकते हो, और आप IELTS से पहले ही एडमिशन का एप्लीकेशन भी स्टार्ट करवा सकते हो, क्योंकि कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ के डेडलाइंस जो होती हैं वो बहुत पहले क्लोज हो जाता है। सो अगर हम बात करें कि आप कब कब जा सकते हो यूके, इनटेक्स की अगर हम बात करें, मेजर 2 ही इनटेक्स होते हैं, जैसे कि जैन और सितंबर, राइट। सो ये 2 इनटेक्स में ही कैंडिडेट्स ज़्यादा जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ एक माइनर इनटेक्स भी होते हैं, जैसे जुलाई हो गया, अक्टूबर हो गया, मई हो गया। सो इन सब में कोर्सेज कम ओपन होते हैं, जैन और सितंबर में ज़्यादा कोर्सेज ओपन होते हैं। अब रही बात कि आपको IELTS के इंग्लिश लैंग्वेज से पहले कैसे एडमिशन करना है। सो यूनिवर्सिटीज़ 2 तरह के एडमिशन्स प्रोवाइड करते हैं, कंडीशनल एडमिशन और अनकंडीशनल एडमिशन। अगर आपका IELTS अभी पेंडिंग है फिर भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू यूनिवर्सिटी का क्या कंडीशन है।
तो वो आपका एप्लीकेशन एडमिशन एक तरह से सीट तो रिजर्व हो जाएगा ना, कंडीशनल एडमिशन हो जाएगा। फिर आप जब आइल्स देंगे तो आपका एडमिशन अनकंडीशनल हो जाएगा। सो आपको एडमिशन के साथ साथ लैंग्वेज कोचिंग करनी है। फिर जब आपका रिजल्ट आ जाए, आपको अनकंडीशनल करवाना है। उसके बाद आपका ऑफर लेटर आने के बाद होता है कास यानी कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर फर्दर स्टडीज़, जो कि रिक्वायर्ड होता है, जो एक जैसे मैंने आपको वीज़ा की कंडीशन में बताया था कि आपका एडमिशन होना चाहिए। सो कास लेटर वीज़ा के आप में लगता है। कास के लिए मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में इंटरव्यू की भी कंडीशंस होती है, किसी में नहीं भी होती। सो वो आप कास का प्रोसेस करेंगे, उसके बाद आपका वीज़ा का एग्जैक्टली प्रोसेस स्टार्ट होगा। सो वीज़ा में आपका पूरा, जैसे अगर आपने, जैसे मैंने बताया आपको करियर काउंसलिंग वाला सेक्शन किया होगा, तो आपको खुद पता होगा कि आपको क्या करना है। उसके हिसाब से कवर लेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप वीज़ा जब फाइल करोगे, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास पहले वाले रेडी होंगे, एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद कवर लेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी फ़ाइल कवर लेटर ही रिप्रेजेंट करने वाला है। सो उसमें आपका क्या विजन है, क्या मिशन है, आपने ये कोर्स क्यों सिलेक्ट किया, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, वो सब रहता है। वीज़ा एप्लीकेशन के बाद, वीज़ा एप्लीकेशन से पहले आपको एक मेडिकल करवाना रहता है, जिसमें टीबी टेस्ट होता है यूके के लिए। और वीज़ा एप्लीकेशन के बाद आपका बायोमेट्रिक होता है, एंड उसके बाद आपका वीज़ा प्रोसेस होके आ जाता है। सो बेसिकली ये स्टेजेस के थ्रू आपको जाना पड़ता है अगर आपको यूके स्टूडेंट वीज़ा करना है। यस, तो ये इतनी बड़ी प्रोसेस होती है, इतनी लंबी प्रोसेस होती है, जिसे समझना और उसके बाद उसके हिसाब से करना, और उसके बाद हम स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैम, ये भी जानना चाहूँगी कि आपकी एक्सपीरियंस में ज़्यादातर इंडियंस किस कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं यूके में, वहाँ पर किस फील्ड में ज़्यादा स्कोप रहता है? जी, ऐसी कोई बात नहीं है कि एक ही प्रोफेशन को सब, डेट डिपेंड्स कि उनका प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या है। अब जो कॉमर्स वाला है कैंडिडेट, उस पे अलग तरह के कोर्स इम्प्लीमेंट होते हैं। जो इंजीनियरिंग वाला है उसके अलग तरह के कोर्सेस इम्प्लीमेंट होते हैं। सो बेसिकली जब कैंडिडेट को अप्लाई करना है तो उसको यूके की साइट पे जाके एलिजिबल ऑक्यूपेशन लिस्ट देख लेनी है। सो आपको, अगर आपका सपना यूके में सेटल होने का है स्टडी के थ्रू, तो आपको स्टडी वीज़ा लेने से पहले ही ये देख लेना है कि हमारा ऑक्यूपेशन क्या रहने वाला है। क्या वो ऑक्यूपेशन आगे, जैसे आप यूके स्टूडेंट वीज़ा लेंगे, अगर आपका 1 साल का पढ़ाई है तो 1+2 का आपको वीज़ा मिलेगा, यानी 2 साल का वर्क परमिट। उसके बाद आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे जाएंगे, जिसको पहले Tier 2 बोलते थे, स्किल्ड वर्कर वीज़ा उसको अब बोलते हैं। उसके लिए क्या कुछ कंडीशंस होती हैं। सैलरी की कंडीशन होती है 26,000 समथिंग आपका सैलरी होना चाहिए। मतलब सैलरी की कंडीशन आप रेफर कर सकते हो साइट पे जाके, और भी बहुत सब कंडीशंस हैं। सो बेसिकली अगर आपका ऑक्यूपेशन उसमें फॉल करता होगा तो आप एलिजिबल हो जाएंगे उसके लिए। उसके बाद जैसे यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा 5 साल का मिलता है, 3 से 5 साल का। अगर आपको 5 साल का स्टे मिल गया यूके में, तो आप फिर ILR, जिसको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन बोलते हैं, उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, और आप इजीली सेटल डाउन हो सकते हैं यूके में, अगर आपने पहले ही अच्छा वर्कआउट किया हो। तो मैम, उसके कितने चांस होते हैं? अगर जो प्रोसेस पूरा आपने बताया वो प्रोसेस करके अगर स्टूडेंट्स वहाँ पर वीज़ा लेके जा रहे हैं, स्टडी कंप्लीट कर रहे हैं, और उसके बाद उन्हें अगर वहाँ सेटल होना है, तो आपने कहा कि हो सकते हैं, बट उसके कितने चांसेस रहते हैं? देखिए, स्टूडेंट वीज़ा पे अगर कोई कैंडिडेट किया तो उसके चांसेस तो काफ़ी हाई रहेंगे। क्यों? अगर मेरे, जैसे मैंने आपको बताया, अगर वो पहले से वर्कआउट करके सब करेगा तो उसके चांसेस नियर अबाउट 100% हम बोल सकते हैं। बट सिर्फ प्री वर्कआउट चीज़ों पे भी डिपेंड नहीं करता है। यूके इज़ द कंट्री जो एजुकेशन पे बहुत ध्यान देती है, उसको अच्छे ही कैंडिडेट्स चाहिए। तो यूके में आपको पढ़ना भी पड़ेगा। अगर आप पढ़ेंगे, आप अच्छे से समझेंगे आपकी ऑक्यूपेशन को, तो ही आपको अच्छा जॉब मिल पाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, स्किल्ड वर्कर वीज़ा की कंडीशंस हैं, वो आप पूरी कर पाओगे, आपको अच्छा जॉब मिल जाएगा, तो आप दूसरे वीज़ा पे जा पाओगे। सो बेसिकली आपको सक्सेस आप हो सकते हो, बट उसके लिए फिर आपको पढ़ाई भी करना है यूके में जाके। बट येस, अभी थोड़ा फ्लेक्सिबल है यूके, तो चांसेस अभी बहुत हाई हैं। Yes. उसके लिए भी जैसे आपने बताया कि जो टाइमिंग रहता है, तो वो भी ज़रूरी है कि वहाँ पर जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो कोर्स कब शुरू होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर इंडिया की बात की जाए, कंट्रीज़ की बात की, तो वहाँ पर जो एजुकेशन का सिस्टम होता है कि कहाँ से, कौन से मंथ से ये न्यू स्टार्ट किया जाता है, तो वैसा वहाँ पर भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे इंडिया में एक ही बार एडमिशन
होती हैं, वैसे यूके में इंटेक्स होते हैं अलग अलग। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मेजर इंटेक जो होते हैं जैन और सितंबर होते हैं, माइनर इंटेक्स काफ़ी होते हैं, बट येस जैन और सितंबर हम समझ लेते हैं कि 2 इंटेक्स होते हैं इंडियन कैंडिडेट्स के जाने के लिए। और हम बात जैसे स्टूडेंट वीज़ा की कर रहे हैं तो हम वीज़ा फ़ीस की ज़रूर बात करेंगे। जैसे कौन कौन सी गवर्नमेंट की फ़ीसेस आपकी लगने वाली हैं। 2 मेजर वीज़ा फ़ीस आपकी 363 GBP लगती है। और अगर हम बात करें IHS की, जैसे मैंने आपको बोला था हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए एक सरचार्ज लगता है, तो वो आपका 470 रहता है पर पर्सन पर ईयर। और जैसे कि स्टूडेंट वीज़ा के लिए जो कैंडिडेट्स जाते हैं, जैसे मैंने बोला था मेन अट्रैक्टिव पॉइंट है कि स्पाउसेस भी साथ में जा सकते हैं। सो आप अगर मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो आपका स्पाउस साथ में जा सकता है, ठीक है, अगर आप मैरिड हैं तो। और वो स्पाउस ओपनली कहीं पे भी वर्क कर सकता है, स्पेसिफिकली उसको स्पाउसल डिपेंडेंट ओपन वर्क वीज़ा हम लोग बोलते हैं। जी, इसके साथ मैम जो भी पढ़ने जाते हैं वहाँ पर, तो हमने देखा वैशाली जी कि वहाँ पे लोग साथ साथ में काम भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी क्या प्रोसेस रहता है? जो लोग भी स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो मोस्टली इंडियंस वहाँ पर स्टडी के साथ साथ वर्क भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कोई प्रोसेस करना रहता है? उसके लिए अलग से कोई प्रोसेस नहीं करना पड़ता। कैंडिडेट जो स्टडी वीज़ा पे गया टियर 4 वीज़ा पे, उसको वर्किंग आवर्स मिलते हैं पर वीक, उसको एलोकेटेड टाइम मिलता है, उसमें वो काम कर सकता है अपना। और अगर उनको हॉलीडेज़ रहती हैं तो हॉलीडेज़ में भी वो काम कर सकता है। सो काम करने के लिए कोई अलग से प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होती। स्टूडेंट वीज़ा पे आए हुए कैंडिडेट्स को एक एलोकेटेड टाइम मिलता ही है। और मैं एडिशनली आपको 1-2 चीज़ें बताना चाहूँगी। जैसे कि आपने बोला कि कैंडिडेट कौन कौन से सीजन में जा सकता है, इसके साथ ही हम ये भी चर्चा करते हैं कि कैंडिडेट पहले से पहले कितना पहले अप्लाई कर सकता है। सो यूके के हिसाब से कैंडिडेट, यूके के प्रोविजन के हिसाब से कैंडिडेट 6 महीने पहले अप्लाई कर सकता है, 6 मंथ पहले भी वीज़ा की फाइल रख सकता है। और मतलब जा कब सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि 6 महीने में वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम 1 महीने और आप 5 महीने पहले चले जाओगे। जा आप 1 ही महीना पहले सकते हो। यस जी, इसका मतलब यहाँ पर 1 महीने के पहले ही अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात ये भी आती है कि वैशाली जी, अगर जो भी रिजल्ट वगैरह है, मतलब जैसा कि स्टूडेंट है उनका 12th का यहाँ का रिजल्ट और 10th का रिजल्ट, वो सब कितना मैटर करता है? जब हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की तो यहाँ पर अगर 12th में कम परसेंटेज है, जैसे कि हम यहाँ के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ की अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि इतने परसेंटेज है तो ही आप, वरना आपको डोनेशन पे करना पड़ेगा। ऐसा वहाँ पर भी यूके में भी होता है? इनके यहाँ के रिजल्ट्स कितने मैटर करते हैं? जी, ऐसा कोई डोनेशन सिस्टम तो वहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि वो जैसे मैंने आपको बताया क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा है, तो वो क्वालिटी कैंडिडेट्स को ही ढूंढते हैं। बट अगर मैं बात करूँ 50% तक ऑप्शंस मिल जाती हैं, ठीक है, तो 50% अबव मार्क्स वाले को तो ऑप्शंस मिल जाएंगी बैचलर और मास्टर्स के लिए। अगर किसी के मार्क्स कम हैं, इससे भी कम है मार्क्स, वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, हर यूनिवर्सिटी का एडमिशन देने का क्राइटेरिया अलग होता है। अगर इससे भी किसी के मार्क्स कम है तो वो पाथवे प्रोग्राम्स लेके जा सकता है, फाउंडेशन ईयर्स और पाथवे प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं, प्री मास्टर्स, प्री बैचलर्स, वो सब प्रोग्राम्स लेके फिर लीडिंग टू जो बैचलर्स या लीडिंग टू मास्टर्स होते हैं वो करके भी यूके जाने का अपना ड्रीम पूरा कर सकता है। यस ओके, वैशाली जी, जैसा कि यहाँ पर यूके स्टूडेंट वीज़ा पे अगर जो स्टूडेंट वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे उन्होंने जो भी कोर्स पसंद किया है, यहाँ के यानी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए वहाँ का जो भी एटमॉस्फेयर है वो कैसा रहता है? जैसे कि हम बात करें कि जो भी कोर्स कर रहे हैं उसके बाद उनके लिए जॉब मिलना, तो वो वहाँ पे इंडियंस को कितनी प्रायोरिटी मिलती है? जहाँ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं तो मिलती ही होगी अच्छे से, लेकिन फिर भी उसके बारे में जानना चाहेंगे। जी, अगर हम पोस्ट कोविड की बात करें तो पोस्ट कोविड बहुत सब ऑक्यूपेशंस में इंडियंस का रिक्वायरमेंट इंडियंस का नहीं, कैंडिडेट्स का रिक्वायरमेंट बढ़ गया है, क्योंकि कोविड दौरान बहुत सब डेथ्स हो गई हैं और बेसिकली स्किल्ड वर्कर का रिक्वायरमेंट है ही, बट कुछ ऑक्यूपेशंस में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है जिसको शॉर्टेज ऑक्यूपेशन भी हम बोलते हैं। सो अगर हम बात करें वैसे उनको वर्कर चाहिए ही, वैसे अगर हम डिस्क्रिमिनेशन वगैरह की बात करें वो इंडियंस को वहाँ पे अभी तो नहीं होता है, ठीक है, और इंडियंस कैंडिडेट को प्रेफर किया ही जाता है। बेसिकली मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो जाते हैं स्टडी करने के लिए यूके में, उसमें से मोस्ट ऑफ द इंडियंस ही होते हैं जो उनकी स्किल की डिमांड को पूरा करते हैं। सो जॉब्स भी वहाँ पे हैं और वहाँ पे डिमांड भी है कैंडिडेट की, और इंडियंस के साथ ऐसा कुछ नहीं, इंडियंस को जॉब्स मिलती ही हैं। सो अगर हम पढ़ाई के साथ साथ जॉब की बात करें वो भी मिलती है, और अगर हम बात करें वो कैंडिडेट के अपने इंडिविजुअल मेरिट्स पे डिपेंड
करता है। बट येस, शॉर्टेज ऑक्यूपेशन भी है, स्किल्ड वर्कर की एलिजिबल ऑक्यूपेशंस भी है, उसमें काफ़ी चांसेस होते हैं। जी, तो इन द एंड यूके स्टूडेंट वीज़ास के लिए आप इंडियंस को अपनी तरफ से क्या एडवाइस करना चाहेंगी? जैसा कि हमने शो में बात तो की है, लेकिन फिर भी इन द एंड वो एडवाइजेस, वो बातें जो उन्हें अगर अप्लाई करना है तो वो ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, पहले तो उनको जैसे मैंने आपको बताया, अपना डिटेल में रिसर्च करना है, ठीक है। फिर उनको कोर्स अच्छे से चूज़ करना है कि उनका कोर्स जो है रेलेवेंट है या नहीं है, वो क्यों ये कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है। कोर्स के बारे में रिसर्च इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी के बारे में उनका रिसर्च इंपॉर्टेंट है। फिर जैसे किसी को होता है कि स्पेसिफिक में एरिया में ही जाना है, जोग्राफिकल रिसर्च भी करिएगा, ठीक है। बेसिकली करियर काउंसलिंग में आपका एडमिशन वगैरह का तो आ गया, ज्योग्राफी का मैं एडिशनली बता रही हूँ। उसके बिना आपका खुद का रिसर्च जो हो गया वो हो गया। उसके बिना आपका आगे का ऑक्यूपेशन रिलेटेड रिसर्च, जैसे मैंने आपको बताया, वो करना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अपने एप्लीकेशन के बारे में सब पता होना चाहिए। आपने कौन सा यूनिवर्सिटी किया है, आपने ये कोर्स क्यों किया है, और कवर लेटर आपको अपना एक ड्राफ्ट, अगर आप कंसल्टेंट के थ्रू करवा रहे हो तो आपको एक ड्राफ्ट तो बनाना ही है, और अगर उसमें आपका कंसल्टेंट कुछ चेंजेस करा है तो आपको वो देखना ही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, वीज़ा फाइलिंग में आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट हुए हैं। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार ही देख लेने हैं अपनी फाइल का, यानी आपको सब पता होना चाहिए। अगर आप मतलब ये यूके स्टूडेंट वीज़ा या किसी भी वीज़ा में सक्सेस होना चाहते हैं तो येस, आपको खुद पता होना चाहिए अपनी पूरी फाइल का, ताकि उसमें कोई टेक्निकल मिस्टेक ना रह पाए। यस जी 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 जी। तो यहाँ पर स्टडी के साथ साथ एंड में ये भी जानना चाहूँगी थोड़ा कि अगर स्टडी होती तो जहाँ पर जो भी हम कंसल्टेंट चूज़ करते हैं तो वो फाइल कैसे बनानी, वो सारा तो वो प्रिपरेशन करवाते हैं। बट जिन स्टूडेंट्स को वहाँ जाना है तो क्या वो कहाँ रहना है, किस तरह से जो उनकी यूनिवर्सिटी है जहाँ वो पढ़ना चाहते हैं उससे कितने नज़दीक वो रह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो उसमें भी हेल्प मिलती है कंसल्टेंट के थ्रू? जी जी, बिल्कुल मिलती है। कंसल्टेंट की कोई भी जैसे कंसल्टेंट, मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंट्स की पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज रहती हैं। पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज में हम लोग भी एकोमोडेशन सर्च करके देते हैं स्टूडेंट को, एयरपोर्ट पिकअप, एकोमोडेशन सर्च, वो सब सर्विसेज रहती हैं कंसल्टेंट की। प्राइवेट एकोमोडेशन की भी, अपार्ट फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटीज़ के अपने एकोमोडेशन भी होते हैं, उसको भी स्टूडेंट रेफर कर सकता है। जी, स्टूडेंट्स को दी यहाँ, और इसके साथ कैसे वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे वहाँ पर बाद में सेटल हो सकते हैं, ये काफ़ी सारी जानकारी आपने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को दी, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो यूके जाना चाहते हैं और जो वहाँ पर पढ़ना चाहते हैं और वीज़ा लेना चाहते हैं, उनको आई होप कि इस शो से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय यहाँ पर समाप्त हुआ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। તો દર્શક મિત્રો, આજે આ કાર્યક્રમમાં ખાસ વાત કરી છે યુકે સ્ટુડન્ટ વિઝાને લઈને। તો જે રીતે આ શો થકી પણ આપણે જાણ્યું છે કે મોસ્ટલી જે ઇન્ડિયન્સ છે તે યુકે જવાનું વધારે પસંદ કરતા હોય છે, વધારે અટ્રેક્ટ થતા હોય છે, અને શા માટે, શું કારણો છે તેના વિશે પણ આપણે જાણ્યું છે। અને જો તમે પણ જવા માંગતા હોય, જો તમને પણ યુકેના સ્ટુડન્ટ વિઝા જોઈતા હોય તો તમે કઈ રીતે અપ્લાય કરી શકો છો, શું ક્રાઇટેરિયા હોય છે, કઈ રીતે શું એલિજિબિલિટી હોય છે, એ બધું જ આપણે જણાવવાનો અહીંયા પ્રયાસ કર્યો છે। તો અત્યારે આ કાર્યક્રમમાં બસ આટલું જ। ફરીથી મળીશું એક નવા વિષયની સાથે, જ્યાં સુધી રજા આપશો। નમસ્કાર।